Good morning, students and friends and my elders. Let's start our previous year questions from IAS species from various states. तो आज हम शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस को। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। पहली बात तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें, और मैं ये सोच रहा हूँ अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो मैं आपको कहूँ कि आप लक्ष्मीकांत और पढ़ें, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा आपको लक्ष्मीकांत के साथ, जो आपको बेसिक रेफरेंस देता है अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया है तो। ठीक है, और ये काफ़ी होगा आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं। पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ और हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे हमें स्टडी करना है। तो कहानी ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या प्रजातंत्र क्या है, ये सब की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली हम लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहले राजतंत्र होता था, और राजतंत्र का एक रूप होता है निरंकुश राजतंत्र। फिर आप तानाशाही पढ़ेंगे। तो जब आप इन सब रूपों से गुजरेंगे, या आप ये समझिए कि कोई मानव अगर उन सब चेहरों को जानता है, तो इन सब चेहरों से खूबसूरत चेहरा उसने ढूंढा जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और वो डेमोक्रेसी डेवलप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। ऐसा एक ऐसा लिखित विधान जो सबसे ऊपर हो, मनुष्य से भी ऊपर। कौन है ये लिखित विधान? है जिसे आप जानते हैं कि भारत का संविधान है, और ये पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये सब तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब बात क्या आती है? बात आती है कि ये बना कैसे। एक्चुअली हम लोग कह रहे थे कि साइमन गो बैक। हमने बोला कि साइमन गो बैक, हमें आप लोगों की पॉलिसीज नहीं चाहिए। तो अंग्रेजों को क्या हुआ? अंग्रेजों ने लगा कि हमें बताया जाए कि हम लोग किसी लायक नहीं हैं। तो तंज कसते हुए हमें कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप लोग अगर इतने विद्वान हैं, आपको किसी की सहायता नहीं चाहिए, तो आप अपना संविधान निर्मित करें। तो एक लंबी कहानी है, पर मैं हर स्टेप आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हें हम लेकर चलते हैं। तो शुरुआत में 1934 में एक दल था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। हाँ, ये वही है जिसे CR दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल के नाम से आप जानते हैं। ये लोग उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो यहाँ से विचार शुरू होता है और इसे समर्थन मिलता है मानवेंद्र नाथ राय जी का 1934 में ही। और उसके कुछ बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी, बहुसंख्यकों का तो करती ही थी कम से कम, अगर हम मुस्लिम लीग की बात ना करें तो बात आती है कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने भी इस बात को महसूस किया कि हमें संविधान सभा की मांग करनी चाहिए, और की गई। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद हमने क्या किया? हमने संविधान सभा की पहली बैठक की 9 दिसंबर 1946 को। कब की? 9 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा में जो टोटल सदस्य थे उनमें से सिर्फ 207 सदस्य ही प्रेजेंट थे, उन्होंने हिस्सा लिया या पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हिस्सा लिया गया, इसमें जो पहली बैठक हुई उसके अस्थाई अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि 9 दिसंबर को अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को वहाँ पर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार को संभाला। ठीक है, उसके बाद वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जो BR अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में रही। ठीक है,
और बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं उन्होंने ड्राफ्ट डेवलप किया। तो ये जो अधिवेशन यहाँ पर हुए, जो असेंबलीज हुई थी, टोटल 11 हुई थी। कितनी हुई थी? 11 अधिवेशन हुए, जिसमें जो डेज रहे हैं टोटल काउंटिंग में वो 165 डेज रहे हैं। और ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है। अगर आप कभी RS टीवी खोल कर देखें, राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी खोल कर देखें, तो आप देखेंगे कि प्रक्रिया जो होती है उसमें डिबेट की, कैसे डिबेट होता है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया के द्वारा भारत के सभी क्षेत्रों से आने वाले लोगों ने उसका प्रतिनिधित्व किया और वहाँ पर बहस के आधार पर एक आम व्यक्ति के लिए क्या बेस्ट हो सकता है, या अलग अलग संविधानों में, अलग अलग देशों के संविधानों में जो भी बेस्ट चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट किया गया आपके प्यारे देश भारत के लिए। और वहाँ पर जो चयन किया गया जिन चीज़ों का, उससे डेवलप हुआ एक संविधान जो आपके सामने है, जो 26 जनवरी 1950 को इफ़ेक्टिव हुआ, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और 24 जनवरी सन 1950 को इसके सदस्य वापस शामिल हुए और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। एक और चीज़ बता देता हूँ, चलिए। जो BN राव साहब थे वो इसके संवैधानिक सलाहकार थे। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे SSC वगैरह में तो जस्ट ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और वैसे तो SSC का लेवल भी बढ़ रहा है, पर किसी को हमें कहना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो बात ये हुई कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इस संविधान की सभा में टोटल जो सदस्य थे उनमें 15 महिलाएं भी शामिल थे, जिनके नाम थे विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, और दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, मालती चौधरी, आई थिंक हो गई होंगी, एनी मस्करेनी, और अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये सब उसमें शामिल थी, मतलब महिलाओं को भी की हिस्सेदारी इसमें शामिल थी। ये बताने के लिए मैंने इसको शामिल किया है। और अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जिस वक्त संविधान बनकर तैयार हुआ, उस वक्त संविधान में जो टोटल आर्टिकल थे वो थे 395। कितने आर्टिकल थे? 395, या अनुच्छेद आप उन्हें जानते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो जो आर्टिकल थे वो 395 थे, और भाग जो थे वहाँ पर भागों की संख्या थी 22, ठीक है। 22 भाग थे, और अनुच्छेद मैंने बता दिया आपको 395 थे, और अनुसूचियाँ थी 8, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा और हमने क्या किया, जो 395 मूल अनुच्छेद हैं उन्हीं में जैसे कै, खे, गे या ABC जैसे भी आपको समझ में आता है, ऐसे कुछ भाग जोड़कर उनमें हमने आज की डेट में, यानी वर्तमान स्थिति में, जो हमारे पास अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वो 452 हैं, ठीक है। एक तो ये बात हुई। अच्छा, संविधान संशोधन का जो यानी आर्टिकल है आपको पता है वो 368 है, इम्पॉर्टेंट है वो भी। तो हमारे पास जो टोटल संविधान संशोधन हुए हैं वो 101 हुए हैं, जो मेरी नॉलेज में है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक ब्रीफ हुआ, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और अब हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, वन लाइनर है। तो ये आपकी फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को हम येलो बुक कहते हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत बताने से पहले मैं आपको बता दूं इसकी ज़रूरत कब पड़ी। एक्चुअली भारत और भारत जैसे कुछ देश जो साम्राज्यवाद का शिकार थे, इंपीरियलिज्म से अफेक्टेड थे, और वो 1947 के आसपास या 1949 के आसपास जैसे चाइना वगैरह हुए, तो ये सब आज़ाद हुए थे। और इन देशों ने मिलकर ये सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, दो साम्राज्यवादी ताकतों में मिलना चाहिए या उनसे अलग रहना चाहिए। एक लंबी कहानी है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा जब आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो ये सब हुआ, तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाते हैं, और NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट डेवलप किया गया, जिसका सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत था, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमारे पास ऑप्शन है गुट निरपेक्षता,
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। ये 4 पार्ट में पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है पंचशील का सिद्धांत, कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको कौन सा नहीं है। उससे पहले मैं आपको पंचशील का सिद्धांत ही बता देता हूँ कि पंचशील का सिद्धांत क्या था। पंचशील का सिद्धांत, पंच माने 5 और शील मतलब नियम, आपने सुना होगा, या व्यवहार, ऐसे 5 व्यवहार जिनको हम फॉलो कर रहे थे, मतलब देश फॉलो कर रहे थे। तो पहला था कि एक दूसरे का जो भू क्षेत्रीय है अखंडता, उसका हम सम्मान करेंगे और प्रभु सत्ता का पारस्परिक सम्मान करेंगे। तो ये आपका आ गया सी पार्ट, यानी ये बात सही है, तो ये नहीं आएगा आंसर में। दूसरा है पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है आपका अनाक्रमण, कि हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, वो तो कहीं दिया नहीं है अभी इसमें। लेकिन थर्ड पॉइंट है इसका कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो ये आपका डी पॉइंट आ गया है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका कि परस्पर लाभ और समानता का ध्यान रखा जाएगा, वो भी नहीं दिया हुआ है। और फिफ्थ पॉइंट था उसका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा, तो ये बात भी बात सही हो गई। तो ये तो पंचशील के सिद्धांत में शामिल थे। तो शामिल कौन नहीं था? शामिल कौन नहीं था? शामिल नहीं था गुट निरपेक्षता, तो इसके लिए राइट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको 39A, 40, 44, 48 ये सब के सब कहाँ आते हैं? अगर आपने संविधान को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि संविधान में एक शब्द होता है नीति निर्देशक तत्व। क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व होता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के जो डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्टिव्स की जो पॉलिसी है वो इसमें आती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, वही सब आप देख रहे हैं, ए से लेकर डी तक आपके 36 से 51 के बीच में ही है। ठीक है, तो इसमें है क्या क्या, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सारे तो नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन में पूछे वो देख लेते हैं। पहला इन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, तो ये आपका राइट हो जाता है। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, क्या ये सही था? बिल्कुल सही है, 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए ही है। अब बात आती है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के लिए है या नहीं है? बिल्कुल समान नागरिक संहिता से संबद्ध है, तो ये भी बात सही कह रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है? पूछ रहा है वो हमसे नहीं है, तो भैया ये ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो है कौन? डी है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए नहीं होता है। कौन होता है 48 के लिए? 48 है आपका कृषि और पशुपालन से, यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उससे संबंधित है। अब बात ये आती कि यार ये न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में आता है? तो मैं बता देता हूँ, ये आर्टिकल नंबर 50 है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये आते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव्स हैं उसमें आते हैं। और ये चले लगे हाथ में बता देता हूँ आपको कि ये हमने कहाँ से लिया है। ये हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है इसके साथ, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या आता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय कार्यधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए क्वालिफाई नहीं करता है? कौन क्वालिफाई नहीं कर रहा है? ठीक, चलिए क्या क्या प्रश्न दिए हैं इन्होंने, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, क्या ये होता है? क्या ये होता है? बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी नागरिकता के बारे में तो ये होता है, बिल्कुल सही है। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों में से एक भी भारतीय नागरिक हो, ये इसमें शामिल होता है, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन प्रश्न किसका है? नहीं है, ध्यान रखा करें इस बात को। अगला टॉपिक है वे भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तानी प्रवासी हो गए हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं
कि एक नियम है इसमें, नागरिकता जब आप पढ़ेंगे, कि एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। दोबारा पढ़कर सुना देता हूं। इसका एक पार्ट है नागरिकता में, जब आप पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा, अवयस्क समझते हैं ना, माइनर, कुछ शर्तों जो खंड क में उल्लिखित हों के साथ, लेकिन किसके अलावा, किसको छोड़ा गया है? पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और अन्य देशों जिन्हें की केंद्र सरकार निर्धारित करे, यानी केंद्र सरकार जिनके बारे में एक्सप्लेन करे। दो के बारे में तो किया हुआ है, कौन कौन है वो? पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसी के साथ हमारा काम बन गया। ये वो पार्ट है, ये नहीं है क्योंकि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है क्योंकि ये तो शामिल हैं। हमसे पूछा गया नहीं है, तो नहीं कौन सा है? ये नहीं है। वे भारतीय नागरिक जो विभाजन के बाद पाकिस्तानी प्रवासी हो गए हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न आता है आपका, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है भैया? इन्होंने कहा है कि पहला पॉइंट है आपका मूल संविधान, दूसरा पॉइंट है मूल कर्तव्य और तीसरा पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूर्ण होते हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन से ऐसे पार्ट हैं जो सामाजिकता से रिलेटेड हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, सामाजिक सहायता से संबंधित है। ठीक है, तो अब सामाजिक सहायता से संबंधित आपको याद दिला दूं कि जो डायरेक्टिव्स हैं उसमें कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के बारे में आपका ऑब्जेक्टिव है, और जिसमें ये कहा जाता है कि समाज में जो वर्ग ऐसे हैं जिन्हें सहायता की ज़रूरत है, जैसे कि वृद्ध हो गए, बेरोजगार हो गए, महिलाएं हो गई, या ऐसे सभी प्रावधान किस में आते हैं? सामाजिक सहायता में आते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सामाजिक सुधार के अंतर्गत 15 अगस्त 1995 से बेरोजगारी और वृद्धावस्था की सहायता के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे कि NOAPS। क्या मतलब है इसका? नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका NFBS। चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल देते हैं, वही जो आपका होता है राष्ट्रीय परिवार कल्याण, या मतलब फ़ायदे के लिए जो स्कीम होती हैं। और एक होती है आपकी NMBS। NMBS किससे रिलेटेड है? NMBS से रिलेटेड आपकी नेशनल मदर बेनिफिट से, ठीक है, स्कीम से। तो ये सब क्या है? ये वो स्कीम है सामाजिकता के चलते जो किस श्रेणी में आती हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। राज्य को ये निर्देश देते हैं कि भाई कल्याणकारी राज्य की स्थापना कीजिए, और उसमें सामाजिकता के अंतर्गत इनको शामिल किया गया। मैं बहुत डिटेल नहीं करना चाह रहा, इसलिए संक्षेप में निपटा रहा हूँ। अगला चलता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। वीटो समझते हैं ना? वीटो मतलब बस नेगेशन हो गया, ये आपने कहा लेकिन हम नहीं मान रहे हैं आपकी बात को, हमें आपकी बात नहीं माननी है। ठीक है, इसे मानने के तरीके क्या हैं मैं समझा देता हूँ। ये है राष्ट्रपति से रिलेटेड, जिन्हें कि आप कई बुक्स में पढ़ते हैं कि भाई वो सिर्फ उनकी स्टेज जो है वो एक रबर स्टैम्प जैसी है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके पास कुछ पावर्स हैं, उसी में एक पावर वीटो पावर होती है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति जी ने किया है। और कब किया है ये पूछा गया है, क्या हिंदू कोड बिल में किया गया है, या दहेज प्रतिषेध विधेयक में किया गया, या भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया गया, या पेप्सू विनियोग विधेयक में किया गया। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा करने वाले पहले जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने जो आंतरिक वीटो का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये वीटो जो होती है ये स्वेच्छाचारी नहीं होती, आर्बिट्ररी नहीं होती है। उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जो सभा थी, मतलब जो
विधान था उसके अनुसार किया था, इसलिए वो शामिल नहीं होगा। शामिल क्या होगा? जो ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर क्या किया था? उन्होंने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या होता है? जब आप राष्ट्रपति महोदय के पास कोई भेजते हैं प्रावधान कि भाई इसको साइन करना है, तो वो अपने उसको ना तो वापस करते हैं ना उसे मना करते हैं और अपने पास रख लेते हैं, तो उसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल कब किया गया? यानी जैल सिंह जी के द्वारा 1986 में किया गया। ठीक है, इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। कौन कहता है? आप भी इतने सारे 18+ तो होंगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में किसे विजयी घोषित किया जाता है? एक्चुअली कुछ क्षेत्र बना दिए जाते हैं, हर क्षेत्र से एक व्यक्ति का चुनाव होता है, और उस व्यक्ति के चुनाव में जो प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है, उस प्रोसेस का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और ये जो परंपरा है, ये जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से जो भी सर्वाधिक यानी मैक्सिमम वोट ले आता है, जो भी मैक्सिमम वोट ले आता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या होता है? अरे आगे गए। जो सर्वाधिक वोट ले आता है उस व्यक्ति को, एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया? जो सर्वाधिक वोट ले आता है उसी को घोषित कर दिया जाता है विजयी। तो पहला पॉइंट जो उन्होंने दिया है वो पॉइंट गलत हो जाएगा, ये बात गलत है बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को मिलता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट जब उन्होंने अधिकथित कह दिया ना, तो यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया। व्यवहार में ऐसा होता है, ये आप अगर देखेंगे तो ऐसा हो जाता है कि जो आपका विजेता है पक्ष, जो चुना गया दल है, या क्या बोलते हैं उसको, बहुमत वाला दल, हाँ, बहुमत वाले दल को हम क्या करते हैं? अध्यक्ष चुना जाता है वहाँ से, और उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी पार्टी से हो जाता है। लेकिन अधिकथित का मतलब ऐसा लिखित में है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ना तो 1 और ना ही 2 के साथ हम लोग जाएंगे, तो ये डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? 18 हैं। और दूसरा पॉइंट का है कि उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार, उनमें से 3 का जो क्षेत्राधिकार है वो एक राज्य से अधिक पर है। और तीसरा पॉइंट दे रहे हैं कि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। और चौथा पॉइंट दे रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद को धारित करते हैं। 4 पॉइंट उन्होंने दे दिए और आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आप इस पर ध्यान दें कि प्रश्न क्या पूछा गया है। कभी वो आपसे कहेगा कि सत्य है, कभी कहेगा कि वो गलत है, तो आपको इसी पॉइंट पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा इसमें से कथन सत्य हो। तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आज की डेट में यानी वर्तमान में जो हाई कोर्ट की संख्या है वो कितनी है? वो है 25। कितनी है भैया? वो 25 है। तो 25 हैं और बताया जा रहा है 18, तो ये पहला पॉइंट तो गलत ही हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से ज़्यादा राज्य पर है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा 7 के साथ है। 7 जो हैं उनका क्षेत्राधिकार एक से ज़्यादा राज्य या यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों पर है। ठीक है, तो ये वाली बात भी गलत साबित हुई। तीसरी बात आती है कि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है।
अगर आपको पता हो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, पता होगा इसके बारे में, और इसी तरह से जम्मू कश्मीर के बारे में भी आप जानते हैं, ठीक है, तो उनका भी है, तो क्योंकि अब वो संघराज्य क्षेत्र हो चुका है, तो ये थर्ड पॉइंट भी गलत साबित होता है। भैया जब 3 पॉइंट गलत हो ही गए तो हमारे पास तो एक कोई बचा है ना, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो फोर्थ तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ने के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश साहब होते हैं वो 62 वर्ष की अवधि तक, 62 वर्ष की उम्र तक पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ फोर्थ पॉइंट सही हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्न संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो चलिए हम इनकी कहानी को विस्तार से बता देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बताना जरूरी है। संविधान का जब प्रारंभ हुआ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पास सिर्फ क्या था, हमारे पास थी 8 अनुसूचियाँ। बता चुका हूँ ना आपको, कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी, ठीक है। लेकिन अलग अलग समय में अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी वापस आता हूँ। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 8वीं अनुसूची की, मैं आपको सारी अनुसूची की बात नहीं कर रहा हूँ, 8वीं अनुसूची की बात हो रही है, क्योंकि प्रश्न ये मांग रहा है, तो हम वहीं पे आ रहे हैं। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से रिलेटेड है, और पहले शुरुआत में जो भाषाएं थी, जब संविधान बना तो भाषाएं थी सिर्फ 14, कितनी थी, 14 भाषाएं थी। और 21st जो अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, जो 1967 में था, उसके द्वारा एक भाषा जोड़ दी गई, तो 14 से बढ़कर कितनी हो गई, संख्या बढ़कर हो गई 15, वो भाषा थी सिंधी। उसके बाद अगला अमेंडमेंट आया था 71, कौन सा अमेंडमेंट आता है, 71st या 71 अमेंडमेंट जो आया, उसमें 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं और शामिल कर दी गई, तो 15 तो ये और 3 ये जोड़ दी गई, तो कितनी हो चुकी, 18 भाषाएं, ठीक है। लेकिन प्रश्न है कि 22 कब हो गई, चलिए और आगे बढ़ना पड़ेगा इनकी। अब आता है आपका 92 अमेंडमेंट आता है, जो आया आपका कब, ये आया था 2003 में। कब आया था, 2003 में आया था ये अमेंडमेंट, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, और वो 4 भाषाएं कौन सी थी, 4 भाषाएं थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो 18 ये और 4 भाषाएं ये, तो कुल मिला के भाषाएं कितनी हो गई, भाषाएं हो गई भैया आपकी 22। तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया कि 22 भाषाएं करने वाला अमेंडमेंट कौन सा था, शायद ये पूछा गया ना, हाँ यही पूछा गया। संविधान संशोधन अधिनियमों में किसके अंतर्गत भारत संविधान में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो हमारा प्रश्न जो है वो हमसे सिर्फ 92 अमेंडमेंट की बात पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, दूसरा ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य, तीसरा पॉइंट है सभी पिछड़े हुए समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य, और चौथा पॉइंट है किसी भी परिवार के सदस्य। आपको मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल करूंगा इस बारे में कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पूछ लेता है लोग इसके बारे में डिटेल, ये आपसे मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बदल करके कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने सुना होगा नरेगा के बारे में, NREGA, शुरुआत में इसका नाम ये था NREGA, जिसे हम नरेगा कहते हैं। ये आया 2005 में पारित हो गया, ठीक। लेकिन पहली बार जब ये इम्प्लीमेंटेशन में आया या लागू किया गया, तो कहाँ पर किया गया,
ये 2 फरवरी और 2006 में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? ये आंध्र प्रदेश में अनंतपुर एक जिला पड़ता है, वहाँ पर लागू किया गया। ठीक, शुरुआत इसकी ऐसे हुई। फिर 2 अक्टूबर, इसके बाद की बात बता रहा हूँ, 2 अक्टूबर सन 2009 को, 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होती है, 2009 को क्या हुआ इसके साथ? इसके नाम में परिवर्तन हो गया। इसके नाम में क्या परिवर्तन हुआ? नरेगा के सामने एम लग गया। नरेगा के सामने क्या लग गया? एम लग गया, एम फॉर महात्मा गांधी। तो अब उसको क्या कहा गया? उसे कहा गया महात्मा गांधी, और वही जो नेशनल रूरल एरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली स्कीम है, एम नरेगा, इसका नाम पड़ गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बात ये आती, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हर ग्रामीण परिवार में जो भी व्यस्क व्यक्ति हैं, उन्हें कम से कम 100 डेज का, यानी 100 दिन का एक रोजगार की गारंटी इनको दी जाए। जबकि ये लेबर आपकी कौन सी होती है? ये अनस्किल्ड लेबर में आता है। यानी वो अगर कोई स्किल्ड, मतलब कोई उनको स्किल नहीं भी है, तब भी उनको 100 दिन का अकुशल रोजगार दिया जाए। ये है आपका मनरेगा। इज इट क्लियर? तो इसी के साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस को जल्दी से निपटाने की कोशिश की, लेकिन हम डिटेल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगेगा और आप इसे पसंद करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।